हेलो बच्चों। हम सभी लोग यूपी बोर्ड के अनसॉल्व्ड जो कर रहे हैं उसमें आज का जो लेक्चर है, आज का जो अनसॉल्व्ड है वह 2024 का 347 जीई मॉडल है। 347 जीई मॉडल हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने चल रहे हैं। कौन सा? 2024 का 347 जीई मॉडल हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसमें आइए हम लोग थोड़ा सा, चूंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी होंगे पीछे के, तो ये फास्ट हम लोग कर सकते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी विलयन के सहसंयोजक गुणधर्म निम्नलिखित पर निर्भर करते हैं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुण यहां पर है, तो सहसंयोजक जो लिखा हुआ है ये क्या है बच्चे? अणुसंख्यक गुण है। ठीक है, अणुसंख्यक गुण यहां पर जो है ये है, ये अणु संख्य। ठीक है, अणु संख्य गुण धर्म निम्नलिखित पर निर्भर करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो अब इसमें हम लोग इसके पहले के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो अणुसंख्य गुण होता है, वह किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होता है। ठीक है ना, कणों की संख्या ध्यान रखिएगा, मूलों की संख्या ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि विलेय की मात्रा, तो चूंकि मात्रा पर निर्भर करता है, ये तो फिक्स है, तो इसलिए आप देख लें यहाँ पर क्या क्या है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की प्रकृति, विलायक के कणों की प्रकृति, विलेय और विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो बच्चे हम सभी लोग ये जानते हैं कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, न तो विलायक के प्रकृति पर। ठीक है ना, इसलिए, या न तो विलायक के कणों पर। इसलिए बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि विलेय के कणों की संख्या पर अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है ना, तो अब देखो KMnO4 है, तो KMnO4। ठीक है बच्चे, तो अब Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो मान लिया इसका क्या होगा, X होगा, और सभी के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। और पोटेशियम का होता है कितना, +1, और इधर हो गया ऑक्सीजन का होता है -2, और ये बराबर हो जाएगा 0। तो +1 + x -8 बराबर 0, x -7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7 +7। ठीक है ना, तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +7 होती है, +7 होती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन, इसमें आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, आपको सिखाया गया, बार बार वो चीजें रिपीट हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चे, तो ये लिगैंड हो गया, ये भी लिगैंड हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कहानी आ सकती है। यहाँ पर हम क्या करें, हमारे पास 2 Cl है, Cl लगा दीजिए, और 4 क्या है, NH3 है, 4 NH3 बच्चे लगा दीजिए आप। ठीक है, 4 NH3, ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हमारा ये। और बाहर क्या बैठा हुआ है, बाहर हमारा एक Cl लगा हुआ है, उससे कोई मतलब है नहीं, ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर को आप निकालोगे।
उसके बाद कह रहा है टॉलुइन ऑक्सीडाइज्ड बाय बेंजाइलडिहाइड टू बेंजाइलडिहाइड इन द इटार्ड। इटार्ड में बच्चे यहाँ ध्यान रखना, इटार्ड में ये आपका इटार्ड है, इटार्ड रिएक्शन बाई, ठीक है ना। तो इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजाइलडिहाइड बनता है। इटार्ड में बच्चे क्या लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना। CrO2 Cl2 होता है क्रोमिल क्लोराइड, जो कि बेंजाइलडिहाइड को बनाता है कहाँ से, टॉलुइन से। और ये अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, देखिए ये अभिक्रिया भी आपका कम से कम रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। यहाँ लेते हैं हम लोग CrO2 Cl2, दूसरा लेते हैं H2O बच्चे, ठीक है ना। ये आपका जब ये अभिक्रिया पूरा होती है, अभिक्रिया जब पूर्ण होकर के हमारे पास आती है, हमें क्या मिलता है, ये बेंजाइलडिहाइड मिलता है, ठीक है ना। तो ये इटार्ड अभिक्रिया कहलाता है। इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को हम बेंजाइलडिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉलुइन और ये हो गया हमारा बेंजाइलडिहाइड, बेंजाइलडिहाइड, ठीक है ना बच्चे। टॉलुइन और बेंजाइलडिहाइड, ध्यान रखिए क्या नाम इसका है, क्रोमिल क्लोराइड नाम इसका बच्चे, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं, किसका, टॉलुइन का, इसमें बेंजाइलडिहाइड में। तो ऑप्शन क्या हो गया, CrO2 Cl2, CrO2 Cl2। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। तो कल बच्चे ये कल के लेक्चर में देखिएगा, इसके पहले वाला जो लेक्चर है 2024 के साल में ही अभिक्रिया कराई गई है, फिर रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया गया है। तो अगर पैरा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन बनता है, शायद आपको याद होगा, तो यहाँ पर देखिए फिनॉल लेना है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चे आपका ये N2Cl- है, और उसके बाद ये फिनॉल की बात हमको करनी है, ये हमारा H हो गया, ये हमारा OH हो गया। अल्कलाइन मीडियम है तो यहाँ पर क्या रख दीजिए आप, OH- रख दीजिए, ठीक है ना, अल्कलाइन मीडियम। तो अब यहाँ से देखिए ये अभिक्रिया मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा ये N डबल बॉन्ड N और ये हो गया हमारा OH, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहलाता है बच्चे। ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को बोलते हैं कपलिंग अभिक्रिया। इसे बच्चे क्या बोलते हैं, कपलिंग अभिक्रिया बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कपलिंग अभिक्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आपका डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो ये तो बहुत ही जाना पहचाना आपका है, ये विटामिन ए आपका है। उसके बाद विलयन की मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए, तापमान में बदलाव से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे मोलरता और मोललता ये हमने आपको बता रखा है, एक जगह पर विलायक का द्रव्यमान होता है, एक जगह विलयन का आयतन होता है। तो मोलरता में बच्चे क्या होता है, विलयन का आयतन होता है, और मोललता में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो मैं परिभाषा एक बार आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूं, और ये टॉपिक अगर देखोगे तो पीछे के ये जो मिला हुआ पीछे के वीडियोज में है, क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। और इसका लिख देना फार्मूला, सीधे लिख देना फार्मूला इसका क्या होता है, M बराबर W/M इंटू V, लेकिन V ml में रहेगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मोलरता को निकालने का ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद बच्चे 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की
मोललता कहते हैं। और यहाँ पर स्मॉल m बराबर W अपान m प्राइम इंटू एक कैपिटल W ग्राम में रहेगा, और यहाँ पर लगा देंगे 1000। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा मोललता। बच्चे मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, और मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी, या इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है ना, मोलर। तो इस तरीके से आप सभी लोग दोनों के बीच ये परिभाषा के दृष्टिकोण से, फार्मूले के दृष्टिकोण से, मात्रक के दृष्टिकोण से अंतर कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है? तापमान में बदलाव से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ताप परिवर्तन करने पर मोलरता में परिवर्तन होता है, क्योंकि आयतन परिवर्तित होता है, जबकि ताप में परिवर्तन करने पर मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही छोटी छोटी बातों को आपको लिखना है, वही चीज एग्जामिनर वहां ढूंढता है। आप बहुत लंबा चौड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए और परमैंगनेट आयन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये टॉपिक जो है, चूंकि आपको लंबा लिखना है, तो लंबा लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। आप क्या करना, डी ब्लॉक का टॉपिक खोलना, उसमें KMnO4 के उत्पादन की विधि, KMnO4 के उत्पादन की विधि जो कि पायरोलुसाइड है, और वो उसका सूत्र होता है MnO2। ठीक है ना, MnO2 से हम सभी लोग KMnO4 को बनाते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज जो दिया हुआ है, परमैंगनेट आयन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो परमैंगनेट आयन का मतलब बच्चे क्या होता है? MnO4 माइनस होता है। तो इसका संरचनात्मक सूत्र यदि आपको लिखना है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये MnO4 माइनस का संरचनात्मक सूत्र आपके पास ये हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न का जवाब यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपको KMnO4 के उत्पादन की विधि, उसमें देखिए दो ही पढ़ना है, एक पोटेशियम परमैंगनेट है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट है। उसके बाद समन्वय यौगिकों में आयनीकरण समवायता और बंधन यानी लिंकेज समवायता का वर्णन करिए। क्या कह रहा है? उपसहसंयोजी यौगिकों में आयन समवायता, बंधनी लिंकेज समवायता का उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए, आयनीकरण समवायता यानी आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, यहां पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब उपसहसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान हों, परंतु जल में भिन्न भिन्न संख्या में आयन उत्पन्न करते हों, तो उन्हें आयनन समावयवी, और इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आप देखिए, H2O का 6Cl3। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं AgNO3 के 3 मूल से ये अभिक्रिया करता है COH2O का 6NO3 का ट्वाइस प्लस 3 AgCl का हमें PPT मिल जाता है, सफेद अवक्षेप मिल जाता है। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, H2O का यहाँ 5 कर दीजिए, एक Cl को अंदर कर दीजिए, 2 Cl को बाहर करिए, और आपका ये AgNO3, और ये हो जाएगा H2O का 5 Cl रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा NO3 का, यहाँ पर थ्राइस था या ट्वाइस हो जाएगा, प्लस 2 AgCl का अवक्षेप। 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट, देख रहे हो, दोनों का अणुसूत्र एक ही है। अणुसूत्र क्या है?
CO, यहाँ पर आपका ये डॉट जो है एक चीज मिस कर गया, डॉट H2, दोनों का आणविक सूत्र क्या है? Cl3 और 6H2O है, ठीक है ना, दोनों का देख लीजिए आप, वही सूत्र है। बस अंतर क्या हो रहा है कि ये आयनित होकर के 3Cl और एक ये आयन देता है, 4 आयन देता है, और ये आयनित होकर के 2 और 1 ये देता है, 3 आयन देता है, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों क्या हो गए? आयनन समावयवी हो गए। उसके बाद क्या करा? लिंकेज की बात कर रहा है, तो लिंकेज वाले को देखो बच्चे, लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, तो लिंकेज आइसोमरिज्म में आप देखिए, यहां पर इसको ऐसे दिखा दें कि ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनमें एम्बिएंट लिगैंड यानी कि उभयदंती लिगैंड उपस्थित होते हैं, उनके बंधन प्रवृत्ति के भिन्न होने के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। अब जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया NH3 का 5 NO2 लिया और यहां 2 प्लस लगा दिया। अब देखिए आप यहां पर NH3 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 NH3, ठीक है ना। यहां देख रहे हैं NO2 किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? N के द्वारा जुड़ा हुआ है CO से। और यहां देखिए ONO, यहां जुड़ने का तरीका क्या हुआ? वो बदल गया। जुड़ने का तरीका यहां क्या हो गया बच्चे? परिवर्तित हो गया। इसमें बॉन्ड जो बना वो किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। ये नाइट्रो हो गया और ये क्या हो गया? नाइट्राइट हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये लिंकेज आइसोमर्स हो गए। लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स ये आपके कहलाते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों में ये उभयदंती लिगैंड है, एम्बिएंट लिगैंड है, इसमें लिगैंड N के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसमें लिगैंड O के द्वारा जुड़ा हुआ है। यही है लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में। उसके बाद इसका कह रहा है कि हैलो अल्केन्स में एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यानी SN1 के बारे में, अल्किल हैलाइड में SN1 के बारे में आपसे बातों करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना, यहां पर देखिए स्टेप 1 सीधे आप यहीं से स्टार्ट करना, या आप इस तरीके से बात कर सकते हो। आओ मैं दिखा देता हूं इसे। ये अभिक्रिया लिखना है आप CH3। एक बार ये अभिक्रिया आपको दिखाई जा चुकी है, ये हमारा Br हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया करानी है NaOH बच्चे, एक्वस से करानी है और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा OH प्लस NaBr, ठीक है। ये हमारा नाम इसका क्या है? T ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम बच्चे क्या होगा? T ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो अभिक्रिया हो गई। आपसे पूछा क्या है? आपसे मैकेनिज्म पूछा हुआ है, क्रिया विधि पूछा हुआ बच्चे। तो मैकेनिज्म जब आप करोगे तो कैसे दिखाओगे आप? CH3 ये हमारा हो गया Br बच्चे, ये रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है। यहां से Br माइनस भागेगा और हो जाएगा CH3 और प्लस आपका ये Br माइनस, इसे कहते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये आपका हो गया स्टेप 1। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा?
स्टेप 2 में ये जो कार्बोकेटायन आपने बनाया हुआ है, इसी के ऊपर OH माइनस जुड़ेगा और ये फास्ट होगा, और यहाँ पर आपका आ गया क्या, OH CH3 CH3 CH3। ये दो पद में होता है। प्रथम पद यानी फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और इसी में वेग का निर्धारण किया जाता है। द्वितीय आपका जो पद है उसमें नाभिक में ही अभिकर्मक क्या करता है, वो आकर के कार्बोकेटायन से जुड़ता है और जुड़ करके अंतिम उत्पाद ये बनाता है। इस उदाहरण से आप SN1 अभिक्रिया को समझा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो याद करते रहोगे तो आपको चीजें, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट तीसरे का ए कह रहा है कि एक अवाष्पशील विलेय और एक वाष्पशील विलायक से युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। और कह रहा है इसके लिए गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आइए, यह बात बच्चे हम आपको बता चुके हैं कि राउल्ट के नियम का हम दो तरह से स्पष्टीकरण करते हैं। एक तो ये कि जब विलायक विलायक तो जनरली क्या होता है, वाष्पशील होता है, उसमें वाष्पशीलता कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर विलेय क्या कहा है कि अवाष्पशील हो और विलायक वाष्पशील हो, तो जब अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में हम घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा, उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वास्तव में वह विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना, विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है, या ऐसे कह दो कि विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो राउल्ट के नियमानुसार जब अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये शब्द लिखेंगे बच्चे आप। अर्थात क्या हो जाएगा, PS प्रोपोर्शनल टू, और यहां पर चाई ए हमने ले लिया है। ठीक है, चाई ए, या PS बराबर चाई ए P0 ए हमने यहां पर लगा दिया, या यहां थोड़ा सा परिवर्तन केवल P0 कर दीजिए आप। ठीक है ना, ये P0 केवल यहां कर दीजिए, ये हमारा P0 हो जाएगा। तो अब चाई ए क्या है बच्चे, विलायक का मोल प्रभाज, और P0 क्या है, P0 जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। क्या हम लिख सकते हैं PS अपान P0 इज इक्वल टू चाई ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ को एक में से घटा दीजिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आपका मान में कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो क्या कर देंगे, 1 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू 1 माइनस
चाई ए, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है ना, पी एस अपान पी नॉट बराबर बच्चे हो जाएगा चाई बी, ठीक है ना। यहां आप लिख सकते हो चूंकि 1 माइनस चाई ए बराबर क्या होता है, चाई बी होता है, ठीक है ना। चाई बी क्या है, चाई बी विलेय का, विलेय का मोल प्रभाज है, ठीक है ना। विलेय का क्या है, मोल प्रभाज है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब यहां क्या लिख सकते हो आप, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर चाई बी है, तो चाई बी बच्चे क्या होगा, एन बी अपान एन ए लिख दीजिए आप। टन विलियन के लिए लागू होता है राउल्ट का नियम, तो हमारे पास ये कहानी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी अपान डब्ल्यू ए अपान एम ए, ठीक है। या लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपान आपका एम बी, ये हो जाएगा एम बी इंटू क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए, ये हमारा हो गया व्यंजक, ठीक है ना। इस तरीके से व्यंजक प्राप्त करने की बात आपसे वो कर रहा है, तो व्यंजक हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां पर वो प्राप्त कर लिया है। उसके बाद एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द, या डिस्कस लगा सकते हो, द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। तो बच्चे यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर ये करना है कि आप पहले एथेनॉल, एथेनॉल का कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना, 162 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर गर्म करना है। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये एथीन, और ये हमारा एथेनॉल, ठीक है। अब ये जो है हमारा ये पूरा अभिक्रिया हो गया, इसके मैकेनिज्म की बात आपको करनी है। तो इसका क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म करना है। आप क्या करना, H2SO4 को ऐसे तोड़कर दिखा देना, बहुत ज्यादा थियरी आपको बच्चे लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना, ये CH3CH और ये देखो OH है, इसके पास ये लोन पेयर है, जिसके कारण ये प्रोटॉन ग्राही का काम करता है, ठीक है ना। प्रोटॉन ग्राही अर्थात ये क्षार का काम करता है, यानी अम्लीय माध्यम में ये क्या करता है, क्षार का कार्य करता है। और अब H प्लस आकर के किसके ऊपर बैठ गया, O पर बैठ गया। अब इसको पढ़ते हैं प्रोटॉनीकृत अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये कहलाता है, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब उसके बाद यहां पर क्या करना है, CH3 CH2OH, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब क्या करिए, यहां से बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा CH3 CH2 और पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा। अगर आप चाहो तो नाम दे सकते हो क्या, स्टेप 1, स्टेप 2। अब बच्चे स्टेप 3 में क्या होगा, जो आपका देखिए यहां पर क्या CH3 है, इसको ऐसे हम लिख रहे हैं H CH2 और ये पॉजिटिव। पहले स्टेप देखो, ये क्षार बना हुआ जो कि प्रोटॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ये हो जाएगा HSO4, ठीक है ना। यहां देखिए, ये बॉन्ड को यहां लाइए,
तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये H प्लस निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा H2SO4 प्लस। ठीक है, क्या H2C डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गई, ये एथीन बन गई। यही आपसे वो सवाल किया हुआ था, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके रखोगे। ठीक है, ये आपका सवाल रहा एथेनॉल का निर्जलीकरण। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला, फेलिंग के विलयन और सिर्फ के अभिकर्मक का उपयोग करके अल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आपको पता है फेलिंग क्या है। फेलिंग मतलब क्षारीय कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टारटेरेट का मिश्रण, ये फेलिंग अभिकर्मक कहलाता है। इसमें हम आपको पीछे के लेक्चर में एक्सप्लेन करके बता दिया है डिटेल में। इसमें फेलिंग ए और फेलिंग बी होते हैं। ठीक है, और फेलिंग ए और फेलिंग बी को जब मिला देंगे तो फेलिंग अभिकर्मक कहलाएगा। अल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, जबकि कीटोन नहीं देते हैं। क्या कीटोन नहीं देते हैं, ये ध्यान रखेंगे, कीटोन नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या लिखोगे, केवल जो लिखना है एक लाइन का, अल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं और फेलिंग अभिकर्मक को अपचयित करके लाल रंग का विलयन उत्पन्न करते हैं। कीटोन फेलिंग विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, फेलिंग विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, RCHO, बच्चे लिखना ऐसे आप 2CuO यहां लगा देना, क्या CuSO4 NaOH। ठीक है, और उसके बाद लगाना सोडियम पोटेशियम टारटेरेट, सोडियम पोटेशियम टारटेरेट। ठीक है ना।
अब क्या होगा, RCOO माइनस प्लस Cu2O, यही हमारा होता है रेड कलर, जिसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लाल रंग का हमें विलयन प्राप्त होता है। बच्चे, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वह प्राइमरी अमाइन के साथ क्या, प्राइमरी अमाइन के साथ क्या बनाता है, सिर्फ बेस बनाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, सिर्फ बेस का निर्माण करता है। तो अब देखिए, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O R H प्लस N और ये R, यहां पर C डबल बॉन्ड NH R NR, ठीक है ना, NR। देख लें, ये C डबल बॉन्ड O RH प्लस H2N R, ठीक है, ये हमारा बनता है डबल बॉन्ड N R, और ये होता है हमारा R और H, इसी को हम कहते हैं सिप बेस, इसी को कहा जाता है सिप बेस। ठीक है ना, अब ये रहा, ये कीटोन के साथ भी ये अभिक्रिया होती है, डबल बॉन्ड O, ये हमारा R और R प्लस H2NR, और यहां पर डबल बॉन्ड N R, और ये हमारा R एंड R, ये भी हमारा क्या है, सिप बेस है। तो इस तरीके से आप सब लोग टॉलिन फेलिंग अभिकर्मक और टॉलिन अभिकर्मक का उपयोग करके अभिक्रिया को दिखा सकते हो। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए और ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर बताइए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो CXH2OY सूत्र को संतुष्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक, ये पुरानी परिभाषा, या जो वास्तविक परिभाषा है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। हो गया, कह रहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, आप लिखिएगा ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। उसके लिए अभिक्रिया लिखिएगा CHO CH का 4 CH2OH, नाम लिख देना है आप, ग्लूकोज, अभिक्रिया ऐसे लिखना Br2 H2O COOH CHOH का 4 CH2OH ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर नीचे लिख, जबकि फ्रक्टोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया नहीं करता है।
तो फ्रक्टोज ये बच्चे डबल बॉन्ड ओ CHOH का प्राइस CH2OH फ्रक्टोज Br2H2O यहां लिख देना नो रिएक्शन, अब क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब क्रिया नहीं होती है। हो गया। अब चूंकि ये सवाल आपका 2 नंबर का है तो आपके लिए इतना सफिशियंट है। कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा लिख देना और ये अवक्रियाएं लिख देना, इसमें आपका काम हो जाएगा। उसके बाद चौथा तीसरे का घ था, चौथा ये चौथा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है बच्चे, आप जरा आंसर देख लीजिएगा। ये चौथे का ए जो है यहां पर है, ये चौथे का ये फोर्थ का ए है, ठीक है ना, फोर्थ का ए कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो अब मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, तो कैसे आप इसको परिभाषित करोगे, हेडिंग बना लीजिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका सिंबल है बच्चे केबी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यही आपका केबी, इसी को परिभाषित करना है। ठीक, आओ हम परिभाषित कराते हैं। डेल्टा टीवी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जब कंडीशन अप्लाई, जब स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 हो जाए, कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1000 हो जाए। ठीक है, अगर ये कहानी है तो डेल्टा टीवी देखो बच्चे, डब्ल्यू अपॉन एम है, इसका मान 1 हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 हो गया, 1000 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या आ गया, ये हो गया डेल्टा टीवी बराबर केबी। ठीक है ना, अब आप इसका परिभाषा क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूं उसी क्रम में आप लिख लें। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य, किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय के 1 मोल को घोलने पर हुए क्वथनांक उन्नयन को, हुए क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हो गया, इसका मात्रक
केल्विन केजी पर मोल होता है। केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक, अब इसका दूसरा भाग देखिए, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसका, एक्वस सोल्यूशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ यूरिया, इतना इतना वाटर, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इतना दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको विलयन का क्वथनांक निकालना है बच्चे, ठीक है ना, विलयन का क्वथनांक निकालना है और विलायक का क्वथनांक दिया हुआ है। फार्मूला ऊपर लिखा गया था, आइए उसी फार्मूले को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल टीबी जो ऊपर लिखा गया था, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। इसको कैसे लिखो बच्चे आप, पीएस माइनस T0 सोल्यूशन का है, सॉल्वेंट का है, इज इक्वल टू 1000, यहाँ केवी है, केवी 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, टीएस का मान आपसे पूछा है और ये टी नॉट की वैल्यू मेरे पास उपलब्ध है, कितना है 373.15 बराबर 1000 गुणे 0.52। ठीक है, 0.52 ये दिया हुआ है। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू का मान भी दिया 0.6 दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, और यूरिया का नाम दिया, यूरिया का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 60 होता है, और कैपिटल डब्ल्यू कितने में घोला गया है, ये आपका घोला गया 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, 100 ग्राम जल में ये घोला गया है। अब हमारे पास ये हो गया टीएस माइनस 373.15। अगर मैं आपसे बात करूं, ये वैल्यू तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 6 में 60 यानी कि 0.52 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा ये हमारा हो गया पॉइंट। अब ऐसी स्थिति में 052 के रूप में हमारे पास ही आ गया। अब आपका देखो टीएस क्या हो जाएगा बच्चे, 373.15 और प्लस 0.052 के रूप में आ गया ये। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जोड़ दीजिए वैल्यू आप, हमारे पास क्या है 373.15 0.052 5, ये हो गया 10, ये हो गया 2 और ये हो गया 373, यानी 373.205। ये रहा आपका इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका। इसका एक सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, ये टिप्पणी आपको लिखना है। और वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और उसके बाद कोलास नियम का उल्लेख कीजिए था इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, ये इसमें बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट यहाँ पर मिस किया हुआ है, तो बी वाले पार्ट पर आए। 4 का बी, 4 का बी, इसमें क्या पूछा है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। बच्चे इसको आप कुछ पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए विद्युत रासायनिक सेल, यहां लिखिए विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इसमें लिखिएगा विद्युत रासायनिक सेल में यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
इसमें लिखिएगा यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक वाला लिखिएगा इसमें दो भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे होते हैं और दोनों विलयन एक दूसरे से लवण सेतु साल्ट ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं तथा दोनों इलेक्ट्रोड विभव मापी से जुड़े होते हैं। विभव मापी से जुड़े होते हैं। नंबर 2, इसमें लिखिएगा इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी द्वारा या बैटरी से जुड़े होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी से जुड़े होते हैं। नंबर 3 लिखिएगा विद्युत रासायनिक सेल में इसका एनोड नेगेटिव पोल तथा कैथोड पॉजिटिव पोल होता है। इसमें लिखिएगा इसका एनोड पॉजिटिव पोल तथा कैथोड नेगेटिव पोल होता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए फिर तब, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ज्यादा। नंबर 4 इसमें लिखिए इसमें सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। इसमें लिखिएगा इसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन कराया जाता है। अब उसी में देखिए एक और जोड़ा हुआ है, कोलराउस नियम की बात किया हुआ है। कोलराउस नियम, कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम। ठीक है, इसको लिखिएगा मेरे शब्दों में अनंत तनुता पर जब प्रबल विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण हो चुका होता है तो
मोलर चालकता आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा एम प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एम माइनस इनफाइनाइट। तो लैम्डा एम प्लस ये क्या है? अनंत तानुता पर धनायन की मोलर चालकता है। मोलर चालकता है लैम्डा एम माइनस, वही चीज ऋणायन कर दीजिएगा यहां पर, ऋणायन की मोलर चालकता है। ठीक, इसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन नंबर 1 लिखिएगा। इसकी सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। नंबर 2, इसकी सहायता से वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। अल्फा बराबर लैम्डा एम अपान लैम्डा एम इनफाइनाइट। अल्फा बराबर लैम्डा एम अपान लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये रहा आपका कोलॉस का नियम। चौथे का जरा देखिए पांचवे का ए, इसमें यानी ये क्वेश्चन जो आपका है पांचवे का ए, जो कि ये चौथे का घ है, यानी कि ए बी सी डी, ये चौथे का डी है ये,
आपके अंशाल में। ठीक है, तो कह रहा है कि LuOH थ्राइस की तुलना में अधिक क्षारीय क्यों होता है। तो अगर आप इसका एक लाइन का जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं क्या, कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण LuOH थ्राइस की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। ये सीधा जवाब दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट के पराचुंबकीय और रंगीन आयनों के निर्माण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये कैरेक्टर में हमने लिखा दिया है, ये लक्षण में हमने लिखा कर रखा हुआ है। अब ये देखिए, ये टिप्पणी है ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ये आप विद्युत रसायन वाले चैप्टर में ईंधन सेल पर आप लिख लीजिएगा। साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के दो लाभों का वर्णन कीजिए। ये आपको वहां से मिल जाएगा। एक लाइन का आप ईंधन सेल के बारे में बताइएगा, उसके बाद यहाँ तुलनात्मक है तो आपको वहां से टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद EMF निकालना है। ये आपके पास सेल दिया हुआ है, इसका EMF आपको निकालना है। तो EMF सेल का निकालना कैसे आप निकालोगे, तो आपके पास दो दिया हुआ है। एक कॉपर का मानक अपचयन दिया हुआ है और यहाँ पर मैग्नीशियम का भी मानक अपचयन दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों का मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है और दोनों की सांद्रताएं दी हुई है, दोनों की सांद्रताएं दी हुई है। तो आप इसका EMF निकालना है सेल का, तो सेल का EMF कैसे निकालोगे, इसके लिए आप सभी लोग नर्स्ट के समीकरण का प्रयोग कर सकते हो। नर्स्ट के समीकरण का प्रयोग कर सकते हो। अब इसमें ये आपका एक चीज और है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकल जाएगा इसमें, कि आप ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल, दोनों का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो हमारा क्या करते हैं हम लोग, जैसा दिया हुआ है उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो ई एनोड, ठीक है ना, ई एनोड, और या आप यहां ऐसे भी कर सकते हो, सीधे आप ले लीजिए, पहले अवक्रिया लिखिए। अवक्रिया क्या है, Mg सॉलिड ये बदलता है Mg डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ई नॉट आपका Mg डाई पॉजिटिव बराबर हमारा दिया है प्लस में 2.37 वोल्ट। ठीक है, और दिया है Cu आपका डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर के Cu में बदलेगा, और यहां दिया हुआ है ई नॉट Cu, ई नॉट Cu डाई पॉजिटिव से Cu। तो ये आपका हो जाएगा, यहां पर वैल्यू जो दिया है ये इसमें यहां से यहां जा रहा है, प्लस 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट आपके पास है ये। ठीक है, अब क्या करिए आप, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल, MgS प्लस Cu डाई पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा Mg डाई पॉजिटिव और Cu S फॉर आपका ये सॉलिड,
तो यहाँ पर ई नॉट सेल आपको निकालना है, दोनों वैल्यू आप जोड़ दीजिए तो 2.7411 3 3 6 7 इतना वोल्ट आपके पास ये आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या निकला, ई नॉट सेल आपके पास आ गया, ई नॉट सेल की वैल्यू आपने निकाल लिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल आपसे विद्युत वाहक बल पूछा हुआ, ई सेल पूछा हुआ है तो ई नॉट सेल माइनस पॉइंट आपका 059 डिवाइडेड बाई एन लॉग। अब देखिए ये आपका mg डाई पॉजिटिव का एक्टिव मास अपान cu डाई पॉजिटिव का एक्टिव मास, ठीक है। अब आपका हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट आपने निकाला है 2.71 माइनस आपका 059, 2 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन है 2 रख दीजिए, लॉग mg का सांद्रता दिया हुआ है, शायद mg की सांद्रता है इसमें 0.1 है, इसका है 0.1 अपान इसका 0.001 है, ठीक है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है 0.001, ठीक है ना, ये सांद्रता दिया हुआ है, वैल्यू हमारे पास आ गया ये। अब देखिए इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये देखो दशमलव, एक अंक है, दशमलव यहाँ पर 3 अंक है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं क्या, 100, ठीक है ना, ऊपर 100 लिख सकते हैं, यानी 10 के घात 2। हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.71 माइनस 059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो गई हमारे पास, क्योंकि लाख 10 का मान 1 हो जाएगा। अब 2.71 माइनस 0.059 बच्चे, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, ई नॉट सेल निकाल लिया, उसके बाद नर्स के समीकरण का प्रयोग करते हुए हमने ये आपके सामने सॉल्व कर दिया। अभिक्रिया की दर पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने आपको बता रखा है। अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव ये आपको बताया जा चुका है, ताप गुणांक के आधार पर आप यहाँ बता सकते हो कि यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया की दर सामान्यतः 2 गुना, कभी कभी किसी किसी में 3 गुना भी हो जाती है, ठीक। अर्थात ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अब उसके बाद कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यही आपका सवाल है। तो आप क्या करोगे, K1 बराबर क्या लिखते हो आप, 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स के रूप में लिखा जाता है। K1 बराबर 2.303, पहला क्या दिया है 10, कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है, तो दे रहा है आपका ये लॉग, परसेंट में आ गया 100 और ये हो गया 100 माइनस 20% ये पूर्ण हो रहा है, तो K1 बराबर 2.303 अपान टी लॉग ये हो गया 100/80, यानी K1 बराबर बच्चे 2.303 10 लॉग ये हो गया 10/8 के रूप में, ठीक है।
तो आप लिख सकते हो K1 बराबर 2.303, ये हो गया 10 log 10 माइनस 2 3 log 2, 3 log 2 बच्चे। क्यों? क्योंकि 8 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 यानी 2 के घात 3, तो 3 log 2। अब ये हो जाएगा बच्चे हमारा K1 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 2.303 अपान 10 और इधर 1 हो गया, और log 2 का मान पता है 0.3010, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 3 और आपका 0 ये 9, ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी यहाँ 1 माइनस 0.9030, ठीक है बच्चे। और ये हमारा क्या हो गया कि हमारे पास 1 माइनस यानी 1 आपका 1.00000, यहाँ क्या है 0.9030, 0 10 में से 3 7 हो गया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 0, हमारा हो गया 0.9, हमारे पास आ गया K1 बराबर 2.303 अपान 10 और मल्टीप्लाइड बाई 0.0970, ये वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलो दूसरे में क्या है, दूसरे में एक K1 का मान ही रख देंगे आप सेकंड वाले में, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपान टी यानी कि 10 गुणे 0.0970 बराबर 2.303, बच्चे टी निकालना है यही, और लॉग इस बार आपका ये 100 और 100 माइनस आपका 80 पूरा करने की बात वो आपसे कर रहा है, तो 2.303 अपान 10 ये हो जाएगा 0.0970, 2.303 अपान टी ये निकालना है, इधर हो गया log 10 बटे आपका ये 20 हो गया, 20 पंजे 100, तो हमारे पास हो गया 2.303 अपान 10 मल्टीप्लाइड 0.0970 बराबर 2.303 अपान टी, ये हो जाएगा log 5, ठीक है। 2.303 अपान 10 मल्टीप्लाइड 0.970 बराबर 2.303 अपान टी, ये हो जाएगा 0.6990, ये वैल्यू आ जाती है। log 5 का मान आपके पास ये रहता है, शायद देखो दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है log 5 का मान, तो log 5 का मान जो है हमने आपके सामने रख दिया है, और वैसे भी आपका 1/2 है, तो निकालोगे तो यही वैल्यू आएगा कि 1/2 का मतलब हो गया आपका उधर 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आप देख लीजिए। तो अब सॉरी, यहाँ पर आपका 20 और 100 है ना, 100 20 20 पंजे 100, ठीक है। तो अब ये आपका हमारा ये वैल्यू आ गया, देखो इसमें अब कटने का चांस जो देख रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू तो मेरे ख्याल से कट जाएगा, ठीक है। अब यही आपको सॉल्व करना है, हमारे पास क्या हुआ 0.970 अपान 10 0.6990 अपान टी, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें टी निकाल लीजिएगा, टी निकालोगे ये यहाँ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ये है इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका। ये आपका सवाल है, ये 5 का डी है, कह रहा है कि ये पैरा मैग्नेटिक है और ये डाया मैग्नेटिक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको एक्सप्लेन करना है, तो सी आर है, सी आर 10s3 का 6, ठीक है, 3 प्लस है,
3 प्लस, इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम बराबर क्या है, +3 है, और क्रोमियम बराबर +3 है, तो ऐसी स्थिति में इसके पास इसका जो क्रोमियम का विन्यास होता है आर्गन 3d5 4s1 होता है बच्चे। तो इसमें से क्या कर दिया, 3 का निकाल दिया है, ये हो गया आर्गन 3d3 हो गया ये। तो अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ देखिए इसका बॉक्स बना दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये हमारा S वाला हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है, 3 भर दीजिए बच्चे, 2 खाली है, 1 खाली है, 3 खाली है। यहाँ पर हो गए अब अमोनिया वाले, ठीक है ना, ये सब अमोनिया वाले हो गए। हमें इनसे मतलब है नहीं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, पेयर है। यहाँ सब अमोनिया वाले हो गए, NS3 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 NS3, यहाँ 3 अनपेयर है, यन बराबर क्या हो गया, 3। इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए यह क्या है, पराचुंबकीय है, अर्थात पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। दूसरे वाले में ये करके बस सीधे कंक्लूजन लिखना है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए यह पैरामैग्नेटिक यानी पराचुंबकीय है। उसके बाद दूसरा क्या है, NiCN का 4 2-, यहाँ पर बच्चे Ni क्या है, +2 में है। Ni +2 में होने का मतलब कि Ni अगर करते हो आप Ar करोगे 3d8 होता है, 4s2 होता है, तो Ni 2+ का क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। और इसका जब आप करने जाओगे विन्यास, इसका विन्यास करेंगे आप, ये पीछे बताया जा चुका है आपको, आपके एग्जाम्पल ये मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को बच्चे यहाँ पर सब क्या करो आप, पेयर करा दो, और यहाँ पर हो जाएगा CN के 4, ठीक है, चूंकि इसमें होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो N बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण यह डाया मैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डाया मैग्नेटिक होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, इसका तो होता है ऑक्टाहेड्रल, इसका बच्चे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, और इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब उसके बाद ये सब चीजें आपके पास शॉर्ट नोट में, ये बायोमॉलिक्यूल वाले में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस साल आपको मिल सकता है। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। तो संरचना बनानी है, 2 लाइन में कमेंट करना है आपको, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद हेलो एरिन की नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्लोरोबेंजीन के उदाहरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए, हेलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं। ये मैं बोल रहा हूं आंसर, हेलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन के बीच द्विबंध लक्षण पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब इसको आप दिखा देंगे अनुनाद द्वारा। अनुनाद द्वारा इसे दिखाएंगे आप, ऐसे अनुनाद द्वारा दिखाएंगे आप। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, आर्थो पर नेगेटिव आया, बच्चे जब आर्थो पर आएगा तो पैरा पर जाएगा, और जब पैरा पर आया तो अगले आर्थो पर भी जाएगा, ठीक है। ये है, यहाँ देख रहे हैं कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया।
डबल बॉन्ड लक्षण आ गया, द्विबंध लक्षण आ गया। द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है, असंभव नहीं, कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती हैं। उसके बाद इसने जोड़ा क्या है कि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हुए ऊर्ज फिटिग रिएक्शन दीजिए। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन पहला आपका जो है ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे आप, एक लेंगे क्लोरोबेंजीन, एक लेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या लेंगे, मेथिल क्लोराइड। और किससे अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम से। एक लिया मेथिल क्लोराइड, यहाँ क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे आप, ठीक है। ये आपका लॉस होगा और इस तरीके से यहाँ बन जाएगा आपका ये टॉलुइन प्लस 2NaCl। ये ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। फ्रीडल क्रैप रिएक्शन की बात वो कर रहा है, तो फ्रीडल क्रैप रिएक्शन में आप क्लोरोबेंजीन ही लेना है। तो क्लोरोबेंजीन आप ले करके इसकी अभिक्रिया CH3Cl कराइए, ANHOI एनहाइड्रस AlCl3 लीजिए, HT अल्काइलेशन कर दीजिए, इसको आप HT अल्काइलेशन कर दीजिए। और अब आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन में सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आर्थो तथा पैरा पर होती हैं, आर्थो तथा पैरा पर होती हैं, ठीक है। ये आपका बन गया आर्थो क्लोरोटॉलुइन और ये बन गया पैरा क्लोरोटॉलुइन। उसके बाद एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एथॉक्साइड, ये आपको अभिक्रिया देनी है। तो अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड, ये आपका विलियमसन अभिक्रिया है। तो पहला इसमें क्या है, CH3CH2Br प्लस, उसके बाद कह रहा है कि सोडियम एथॉक्साइड, ये है OCH2CH3, ठीक है। अब यहां देखिए NaBr निकल जाएगा, CH3 और आपका CH2O, CH2CH3, ये है आपका एथॉक्सी इथेन प्लस, ये हो जाएगा आपका NaBr। इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन अभिक्रिया, इसे विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं, विलियमसन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या कर रहा है, एथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KCN। एथिल क्लोराइड है, अल्कोहलिक KCN से अभिक्रिया कराना है। तो नंबर 2 CH3CH2Cl प्लस KCN और यहाँ लगा दीजिए C2H5OH और हीट, KCl आप निकालें CH3CH2Cn, ठीक है, और प्लस CH3CH2NC, ये दो बनते हैं बच्चे। ये आपका एथिल नाइट्राइल, आपका प्रोपेन नाइट्राइल, और ये आपका एथिल आइसोसाइनाइड, और ये होता है मेजर, ये होता है मेजर और ये होता है आपका माइनर। उसके बाद क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करती है। तो ये नाइट्रिकरण की बात कर रहा है बच्चे आपसे, नाइट्रिकरण के बारे में बात कर रहा है। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 गर्म, और ये आपको दे देगा Cl NO2 प्लस, ये हो जाएगा Cl और आपका ये NO2, ठीक है। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हो गए 3।
चौथा क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH। एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, अल्कोहलिक KOH से मतलब विलोपन अभिक्रिया देगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये देखे H3C CH3 CH3Cl प्लस अल्कोहलिक KOH है, तो इसको आप एरो पर ही प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए KOH और कैसा C2H5OH अल्कोहलिक, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, Cl निकाल दीजिए, किसी एक से H निकाल दीजिए, और ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया CH2 CH3, इसका नाम आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन बनता है। ये टी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये टी ब्यूटाइल क्लोराइड। अलाइलिक ब्रोमाइड विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अलाइलिक ब्रोमाइड है, अलाइलिक ब्रोमाइड आपका देखिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, इसका रिएक्शन कराना है Mg से, और ये आपका क्या चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए। तो यहाँ बन जाएगा बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका CH2MgBr बन जाएगा, इसका नाम है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। ये बन जाएगा आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। रिमल, टाइमन, विलियमसन, ये सब पीछे हो चुका है। ये किण्वन अभिक्रिया आपका एथेनॉल का किण्वन अभिक्रिया यानी कि फर्मेंटेशन अभिक्रिया से एथेनॉल ग्लूकोज से बनता है, तो ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, ये आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में टिप्पणी लिखने के लिए है। उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, ये हम आपको बता चुके हैं। ये पूरा का पूरा साक्षात ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ये आपके पास नहीं है, और एथेनॉल टू मेथेनॉल बदलना है। तो पिक्रिक एसिड देखें, ये आप लेंगे फिनॉल और इसकी अभिक्रिया कराएंगे आप कंसंट्रेटेड HNO3 से, और आपको ये देगा OH NO2 NO2 और आपका NO2, ये पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक कन्वर्ट अभिक्रिया। उसके बाद एथेनॉल को मेथेनॉल में कन्वर्ट करना है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, एथेनॉल बच्चे आपके पास ये है, एथेनॉल को मेथेनॉल में बनाना है। आपको याद करो, मैंने कंसेप्ट बताया था कि जब कार्बन की संख्या घटानी हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप निर्माण करिए। इसका पहले क्या करो, C2Cr2O7 H2SO4 द्वारा कर दीजिए ऑक्सीकरण, ये बना देगा COOH। इसकी अभिक्रिया बच्चे कराओ आप अमोनिया के साथ गर्म कर दो, ये आपका बना देगा अमाइड। अमाइड बच्चे इसका नाम हो गया एसिटामाइड। इसकी अभिक्रिया कराओ Br2 और KOH से, हाफ मन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है, ये आपका बना देगा मेथिल अमाइन। मेथिल अमाइन की अभिक्रिया कराइए NaNO2 प्लस HCl से, और ये आपका बदल देगा मेथिल अल्कोहल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एथेनॉल को मेथेनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद कैनिजारो, गटरमैन और गटरमैन कोच एल्डॉल, ये तीनों पीछे कराए जा चुके हैं। अब देख रहे हो कि जो आंसर आप कर रहे हो उसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हो रहे हैं, रिपीट होते हो एक ही साल में, एक ही साल अलग अलग सेट में देख रहे हैं रिपीट है क्वेश्चन।
कॉमन क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके पास ये टिप्पणी लिखने के लिए ऑलरेडी गटरमैन कोच है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे अल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्डॉल ऐसे देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एथिल एसीटेट फ्रॉम एस्टिक एसिड, एथिल एसीटेट फ्रॉम एस्टिक एसिड, ये पहला नंबर। आप क्या करना, एस्टिक एसिड लेना, इसकी अभिक्रिया कराना एथिल अल्कोहल से और ऐसे लिख देना अम्लीय माध्यम में CH3COO, C2S5 प्लस H2O। सेकेंड क्या करा, एसीटोन टू एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, देखिए H3C डबल बॉन्ड O CH3 हाइड्राजोन, आपका हाइड्राजीन से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। हाइड्राजीन है ये वाटर निकाल दीजिए और आपका C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा बच्चे NH2, ये हो गया CH3, इसका नाम है एसीटोन हाइड्राजोन। थर्ड नंबर, एसिटाइल क्लोराइड फ्रॉम एस्टिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड फ्रॉम एस्टिक एसिड बच्चे देखें ये C डबल बॉन्ड O OH एस्टिक एसिड है और इसकी अभिक्रिया कराओ SOCl2 से, तो एक Cl यहाँ बैठा दो, OH यहाँ से निकाल दो, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O Cl हो जाएगा प्लस SO2 निकल जाएगा प्लस HCl निकल गया। उसके बाद है बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, ये पढ़ चुके हो अभिक्रिया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आ जाएगा। चौथा नंबर क्या है, आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है, कहाँ से, बेंजोइल क्लोराइड से प्राप्त करना है। तो बेंजोइल क्लोराइड देखिए आपका ये है C डबल बॉन्ड OCl, इसका क्या करेंगे आप चयन करेंगे रोजनमुंड, रोजनमुंड आप चयन कर देंगे बच्चे और ये आपका बदल जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजामाइड, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो बेंजामाइड बच्चे आपका ये है, ये बेंजामाइड डबल बॉन्ड ONH2 है, बेंजीनामाइड भी इसको कहते हैं, और इसका हम कराएंगे अभिक्रिया जल से, ठीक है, जल से अभिक्रिया कराएंगे यानी हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, यहाँ लिख दीजिए आप हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा प्लस इसमें अमोनिया गैस ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये आपका रहा रासायनिक अभिक्रिया के लिए। गैब्रियल आपके पास, हाफमैन ब्रोमामाइड, कार्बिल अमीन, ये सब आपके पास कराए गए अभिक्रियाएं हैं, ये सब आपको बताई गई हैं, सब आपके पास मौजूद है। उसके बाद आपका यहाँ पर बेंजीन डाइजोन एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, ये अभिक्रिया आपको बताया जा चुका है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को निम्न में आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, तो ये आपका बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इन सब में आपको परिवर्तित करना है। तो आइए बेंजीन दिखा देता हूं, पहले बेंजीन में कैसे आप परिवर्तित करेंगे। पहला वाला जो आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पर आप लेंगे H3PO2 और ये मिल जाएगा आपका बेंजीन। दूसरा किसमें बनाना है, दूसरा बनाना है क्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर अभिक्रिया है, ये सैंडमेयर अभिक्रिया करा देंगे, क्लोरोबेंजीन में बदलना है, N2Cl माइनस प्लस, यहाँ पर लेंगे HCl Cu2Cl2 हीट करेंगे और ये परिवर्तित हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन में। उसके बाद क्या है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे बच्चे, ये देखिए नंबर 3 आपका, आप यहाँ पर N2Cl माइनस प्लस,
इसकी अभिक्रिया कराएंगे कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, ये आपका परिवर्तित होगा N2Cl माइनस प्लस मीठा नाइट्रो में। और बच्चे इसका फिर अभिक्रिया करा दीजिए H3PO2 का, और ये आपका ये वाला भाग हट जाएगा, यहाँ दिखाया गया है। और क्या बचेगा आपके पास, ये हो गया NO2, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से आप सब लोग इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। तो बच्चे ये रहा हमारा 2024 का जीई मॉडल को हम लोगों ने सॉल्व किया। और हम ये बात बार बार आपसे कहेंगे कि आप सभी लोग इन वीडियोस को बार बार देखें, और कुछ जो टिप्पणियां बड़ी हैं उनको मैंने बोला है, चैप्टर का नाम बता दिया है, तो वहां से आप इसको नोट करिए। और ये जो कन्वर्जन है बच्चे, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिस बार बार लिख करके इसको याद करिए। अधिक से अधिक आप समय देने का प्रयास करें। आपके पास बहुत ही कम समय है। आपको पता है कि 18 से स्टार्ट होकर के लगभग 28 या 29 में आपका एग्जाम ये यूपी बोर्ड का समाप्त तो हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर 10 दिन में लगभग 1 दिन 2 दिन का गैप दे करके आपका पेपर है। तो अभी से आप सभी लोग हर विषय पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिख करके उसको प्रैक्टिस करिए, और भरसक प्रयास आपका हो कि जो क्वेश्चन जितना पूछा गया है उतना ही मैटर आपको देना है। आपको फालतू बहका करके ये नहीं है कि कॉपी B-C भर देंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। जो कॉपी आपके लिए बोर्ड में दी जाती है और उसी कॉपी के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वास्तव में टू द पॉइंट आप मैटर लिख रहे हैं तो उतने में आप लिख सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा होता क्या है, कुछ लोगों की राइटिंग में लेटर बड़ा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं पैरा लिखते समय लाइन छोड़कर लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप मत सोचो कि पन्ना भर दे रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। इन सब बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, आप टू दी पॉइंट लिखिए, क्योंकि हर एग्जामिनर जो है वो केवल टू दी पॉइंट ढूंढता है कि आपने जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं, पेपर क्वेश्चन पेपर में जो चीज जानना चाह रहा है, क्या उस चीज को आपने मेंशन किया है या नहीं किया है। ठीक है ना, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। जहां तक संभव, जहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं की जरूरत है वहां रासायनिक अभिक्रिया देने का प्रयास करिए। आप वहां थ्योरी नहीं लिखोगे, थ्योरी बहुत ज्यादा आपका रोल प्ले नहीं करेगा अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपनी बातों को आप कहने का प्रयास करते हो तो। ठीक है ना, ये रहा हम लोगों का एक सेट और अंशाल में। उसके बाद माय डियर्स, हम सभी लोग अगले सेट को लेकर के फिर उपलब्ध होंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।